हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुदेश तिवारी भी, एडिटर इन चीफ हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के मुख्य संपादक। जिस तरह से हम बात लगातार कर रहे हैं सुदेश जी, और हम ये भी समझ रहे हैं कि कुछ दरअसल ये देखा गया है कि शायरी को लोग उम्र का मोहताज मानते हैं कि दरअसल ये एक वर्ग शायरी को पसंद करेगा या इस उम्र के लोग। लेकिन ये आपने भी, क्योंकि तमाम उनके मुशायरे अटेंड करे हैं, अमरीश भी उनसे परिचय रखते थे, मैंने निजी तौर पर उनके कई मुशायरों को सुनने का मुझे भी सौभाग्य हासिल हुआ, और ये देखा कि किस तरह से 17-18 साल से ही उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो शुरू हो जाती थी, और लिटरली मैंने ये देखा कि सुपरस्टार की तरह लोग टूट पड़ते थे उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उन्हें सुनने के लिए। ये सबसे खास बात थी कि उनकी जो रचनाएं थी वो किसी एक उम्र की फैन फॉलोइंग तक सीमित नहीं थी, बल्कि हमने देखा कि युवा पीढ़ी, बहुत युवा पीढ़ी से लेकर वयोवृद्ध तक हर कोई राहत इंदौरी को सुनना चाहता था। उनकी एक बात बहुत याद आ रही है, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे। रीमा, उन्होंने लिखा है, हमसे पहले भी कई मुसाफिर गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। एक ही नदी के ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौज से यारी रखो। यानी मैं आपको फिर बताना चाहूंगा क्यों 16-18 साल से लेकर 90-95 साल तक के लोग इनके फैन हुआ करते थे, क्योंकि जो लिखते थे, समसामयिक लिखते थे, वो जो लिख कर चले गए हैं वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको सब पता होगा कि जिस तरह की स्थितियां हैं। उन्होंने जो बात कही कि हमसे पहले भी कई, घर के बाहर ढूंढता रहता हूं दुनिया, घर के अंदर दुनियादारी रहती है। यानी कितनी बड़ी बात कही, घर के बाहर ढूंढता रहता हूं दुनिया और घर के अंदर दुनियादारी रहती है। अक्सर बड़े बड़े जो विचारक थे यही कहते आए हैं कि गृहस्थ एक तपोवन होता है, तो कहीं न कहीं शायर जरूर थे लेकिन चिंतक और विचारक भी थे, और जिस तरह की बातें लिखते थे उन बातों में इतना कुछ छिपा होता था कि उसकी गहराइयों की अगर बात की जाए तो कई अलंकार उसमें समाहित होते थे। इसी के चलते वो उर्दू के ऐसे साहित्यकार बन गए थे पूरी दुनिया में कि उनकी जो शेरो शायरी होती थी हर एंगल से अगर बात की जाए तो खासकर राष्ट्रवाद होता था, राष्ट्र के लिए समर्पित होती थी, भाईचारे के लिए होती थी, देश के लिए होती थी। और हर तरह से अगर बात की जाए तो राहत साहब अब हमारे बीच नहीं है, और राहत साहब का जो इंतकाल हुआ है, हालांकि उनका काफी प्रयास किया गया उनको बचाने के लिए, लेकिन एक दिन पहले कोविड पॉजिटिव आया। अभी कुछ देर पहले मेरी डॉक्टर भंडारी जी से बात हो रही थी, उनका यही कहना था कि हम लोगों ने काफी प्रयास किया, क्योंकि उनका भी कहना था वो भी मेरे बचपन के मित्र थे। इस तरह की बातें कही, और आंख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तरकीबें बहुत सारी रखो। क्या लिखते थे रीमा ये, अगर बात की जाए तो एक एक जो शेर होता था अपने आप में लोगों को खड़ा करता था। और जो सतलज राहत, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अक्सर क्या होता है कि जब कोई शायर होता है तो उसकी जो दूसरी पीढ़ी होती है शायद वो इतनी योग्य नहीं होती। जो इनके पुत्र हैं पत्रकारिता पेशे में है, लेकिन एक बहुत अच्छे शायर हैं आजकल, वो भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। मेरे बहुत छोटे भाई जैसे ही हैं, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं राहत साहब ने दूसरी पौध भी तैयार की है लोगों के लिए, लेकिन राहत साहब की कमी को कोई नहीं पाट सकता। रीमा, बिल्कुल, राहत साहब की कमी को कोई नहीं पाट सकता। और सुदेश जी, हमने ये भी देखा कि वो सत्ता के खिलाफ लिखते थे, खिलाफत इस अंदाज में थी कि वो बेबाक तरीके से बात कहते थे, जो हमने देखा कि बाकी लोग इनडायरेक्टली कहने की परोक्ष रूप से कोशिश करते थे, वो परोक्ष रूप से अपनी नज्म, अपनी शायरी में वो बात कह देते थे, और इसके चलते उनको ये लगता था कि उनकी खिलाफत भी हो रही है, लेकिन वो उसको बड़े बड़े तरीके के साथ हैंडल करते थे, और इस बात का भी लुत्फ उठाने के लिए लोग मौजूद रहते थे। और हमने ये भी देखा कि दरअसल जिस पक्ष के खिलाफ वो लिख रहे थे उसी के हिस्से से काफी लोग उनके मुशायरों को सुनने के लिए जरूर मौजूद रहते थे। देखिए रीमा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। इस तरह की बातें जो लिखते थे ना, और दोस्ती जब किसी से हो की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। एक और अब हम मकान में ताला लगाने वाले हैं, पता चला है कि मेहमान आने वाले हैं। इतनी गहरी बातें लिखते थे। राजनेताओं की बात की जाए तो वो सीधे तौर पर हर आइडियोलॉजी की अगर कमी रहती थी तो सीधे घेरते थे। तो अपने आप में जो राहत साहब की बात की जाए तो बेबाकी के चलते ही जाने जाते थे। उनको इस युग का ऐसा शायर कहा जाएगा कि उन्होंने
कभी एक तरफ का बैलेंस नहीं रखा, सबको फटकारते थे अपनी शेरो शायरी और साहित्य के माध्यम से। रीमा, तो राहत इंदौरी साहब हमारे साथ नहीं रहे, एक बार फिर से बता दें ये बेहद दर्दनाक खबर जो हमारे बीच आई। 70 साल के राहत इंदौरी साहब जो कोरोना संक्रमित होने के चलते अरविंदो अस्पताल इंदौर के इसमें भर्ती हुए थे, लेकिन क्योंकि वो हाई बीपी के पेशेंट थे, डायबिटीज के पेशेंट थे, लिहाजा ये जो समस्याएं बढ़ी, आखिरकार उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके कुछ बेहतरीन नज़्मों की हमारे पास एक तोहफा रखा हुआ है, सहेज कर हमने इसे रखा हुआ है और ये हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। क्या कहने? सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। एक शेर पढ़ता हूं और अल्लाह करे कि मुझे इत्तला देने की जरूरत ना पड़े। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर नहीं, गुलदस्ते पर फूल नहीं है। गुलदस्ते पर घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। राहत इंदौरी साहब चले गए हैं और अभी भी ये कितनी देर हो गई है ये खबर हम साझा कर रहे हैं, लेकिन यकीन सा नहीं हो पा रहा है सुदेश जी। और मैंने तो कुछ ही बार उनके मुशायरे सुने और एक दो बार जाती तौर पर उनसे मुलाकात का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन आप तो बहुत निजी तौर पर उनको जानते थे, उनके परिवार के लोगों को जानते थे, लिहाजा आपका जो तारुफ है वो बहुत गहरा था। मैं चाहूंगी कि कुछ एक आप जो जाती लम्हे हैं, कुछ एक ऐसी बातें हैं जो आप उनसे मिले और आपके दिल को छू गई हैं, जो ऐसी यादें आप उन लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे जो इस वक्त हर एक मुमकिन चीज उनके बारे में सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। देखिए रीमा, पिछले साल मैं उनके पास गया था। राहत साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ करता था। हम उनसे चर्चा कर रहे थे वर्तमान परिस्थितियों को लेकर, देश के हालातों को लेकर। उस समय 2019 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तो हमने उनसे राहत साहब से पूछा कि राहत साहब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, क्या चूंकि राजनीति में अगर बात की जाए तो धर्म और राजनीति और राजनीति धर्म, इसको लेकर उन्होंने कहा देखिए सुदेश, ये देश के जो हालात हैं, खासकर धर्म और राजनीति को लेकर, ये एक जो सियासत हो रही है अपने आप में ये ठीक नहीं है। और उन्होंने इसको लेकर कई बार सवाल खड़े किए थे और समय आने पर सत्तारूढ़ दल, चाहे यूपीए सरकार हो चाहे अभी वर्तमान की एनडीए सरकार हो, उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर सवाल खड़े किए और कई तरीके की बात कही। कहा कि अगर कुछ करना है तो सबको साथ में बैठाने से ही एक भारत बनता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ में बैठे। और उन्होंने जो अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने घर में भी यही संस्कार दिए हैं। जो उनके बेटे सतलज राहत हैं, आप उनसे कभी मिलेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरी राहत इंदौरी साहब की झलक उनके अंदर आती है और मंच भी बिल्कुल उसी तरह संभालते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। आज उन्होंने ही सुबह इस बात की जानकारी दी कि उनको कोरोना पॉजिटिव आया है और सभी दुआ करें कि उनके पिताजी जल्द ठीक हों।
बिल्कुल, और दुआएं नहीं सुनी गई, दुआओं का बेअसर हो जाना भी ये क्या है? क्या ये इसे सिर्फ खुदा की मर्जी समझकर आप इसे सह लें, समझ लें, या फिर आप सिर्फ उस दुख के साथ अब जी सकते हैं आने वाले वक्त में? और यही कुछ राहत इंदौरी साहब के साथ हुआ है। और क्योंकि सुदेश जी अब बहुत कम हमारे पास ऐसे जो शायरों का, ऐसे गीतकारों का, ऐसे लेखकों का बहुत अब खजाना बहुत थोड़ा बचा है दरअसल, ऐसे में एक बहुत बड़ी विरासत चली गई है और शायद अब इसकी पूर्ति कभी भी किसी भी तरह से नहीं हो सकती है। देखिए रीमा, निश्चित तौर पर आपने जो कहा है कि जो राहत साहब हमारे बीच नहीं रहे, एक ऐसी विरासत चली गई है जिसको बनाया नहीं जा सकता। क्योंकि एक किसी शायर ने, मैंने पढ़ा था, हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तो कहीं ऐसा गुलशन में ऐसा दीदावर पैदा होता है। तो यही कहेंगे, यही कहावत इनके ऊपर चरितार्थ होती है। और निश्चित तौर पर राहत साहब अपने आप में विलक्षण प्रतिभा थे, जो समसामयिक खड़े रहते थे और कहीं कुछ मौसम देखा, कहीं कुछ भी देखा, वातावरण देखा, और उसी जगह वो एक शेर लिख दिया करते थे और उसको मंच से साझा भी कर दिया करते थे। और खासकर जो वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, और उसमें जो शब्दों का चयन होता था इतना हाई लेवल का था, इतना उच्च श्रेणी का हुआ करता था कि कोई भी उनको छोड़ता नहीं था। और उनके जो श्रोता हुआ करते थे रीमा, बहुत ही लिटरेट जो रहते थे, खूब पढ़े लिखे लोग, और हर वर्ग, मिडिल क्लास लोग। अगर साइकिल का पंचर बनाने वाला व्यक्ति है तो वो भी राहत साहब को सुनना चाहता था, मजदूर भी सुनना चाहता था, और IITian भी सुनना चाहता था राहत साहब को। तो अब सभी के लिए काफी निराशा वाली खबर आई है। और राहत साहब की अगर बात की जाए तो फिर से कहेंगे कि उन्होंने एक दूसरी पौध तैयार की थी, लेकिन राहत साहब की कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता रीमा। बिल्कुल, उन्होंने लिखा था कि वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। और सुदेश जी, ये एक उनकी बहुत खास बात थी कि पूरा जीवन उन्होंने इतनी सादगी से जिया, जो उनकी शख्सियत थी। पूरी अरबी दुनिया, पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा पूरी दुनिया में एक ग्लोबल, अगर मैं उनको शायर बोलूं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद जो सादगी थी उनके व्यवहार में, जमीन से जुड़े हुए जिस तरह के वो इंसान रहे, लोगों से तारुफ करने का, उनसे वाकिफ होने का, उनसे जुड़ने का जो उनका अंदाज था, वाकई में वो सबसे खास रहा है। देखिए, मैं तो उनसे अक्सर मिलता था, सबसे पहले चाय पिलाते थे वो। उनसे कहते थे कि थोड़ा सा एक 1 to 1 कर लेते हैं या बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले बोलते थे, तिवारी साहब आप आए हैं हमारे यहाँ, चाय पीजिए पहले, फिर दूसरी बात करते हैं। तो मेरी पूरी टीम, हमारे वाहन चालक से लेकर सबसे पहले बुलाते थे। चलिए सुदेश जी, इस बीच में मैं ये भी बता देना चाहती हूँ आपको कि हमारे साथ मुनव्वर साहब जुड़ गए हैं, मुनव्वर राहना साहब जुड़ गए हैं। और सुदेश जी, आप उनसे बात करना चाहेंगे? क्या सवाल इस वक्त जो आप मुनव्वर साहब से करना चाहेंगे? सुदेश जी सीधा कनेक्टेड हैं हमारे साथ मुनव्वर साहब। और चूंकि इंदौर में हमने आपके देखा है कि राहत साहब और आपने कई मंच साझा किए, और आप एक दूसरे से काफी मजाक भी करते थे। हमने जो ये क्षति हुई है इसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि आपके काफी सहयोगी रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी जाते थे दोनों, एक जो स्तर था अपने आप में, कहीं ना कहीं हमने बहुत बड़ा हीरा खोया है शेरो शायरी का। मुनव्वर साहब, अभी ऐसा समझ आ रहा है कि शायद मुनव्वर साहब के कनेक्शन में कोई समस्या है और दोबारा उन्हें हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो एक हम दरअसल जब उस खजाने की बात करते हैं शायरी के, नज़मों के, तो मुनव्वर साहब भी उसी खजाने का एक हीरा है और एक साथी को उन्होंने खोया है। जाहिर तौर पर कई ऐसे मंच जो उन्होंने साझा किए, बहुत लंबे वक्त को साथ में जिया, और ऐसे में एक साथी का चले जाना क्या यादें छोड़कर जाता है, ये हम तमाम बातें मुनव्वर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत बड़े दुख की इस वक्त घड़ी पूरी उन लोगों के लिए जो साहित्य में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने शायरी या नज़मों को दिल के करीब से समझा है, एक ऐसे शायर का चले जाना जिसके पास सबके लिए कुछ थे। मुनव्वर साहब कनेक्टेड है। सुदेश साहब आप सुदेश साहब आप बात हैं।
के आप और राहत साहब के साथ में कितनी बड़ी क्षति है, और खासकर एक शेरो शायरी का हीरा हमने खोया है, और कितनी बड़ी क्षति मनोवर साहब। ऐसा लग रहा है कि शायद मुनव्वर साहब तक फिर से आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और फिर से हम एक बार उनका रुख करने की कोशिश करेंगे। तो राहत इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं रहे। एक इस वक्त जो पूरा का पूरा एक गम का